हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी अल्टीमेट हारम सिस्टम। कहानी की शुरुआत होती है जहां ड्राइवर लगातार हॉर्न मार रहा था और अचानक वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान आदमी साफ सड़क पर उसके ट्रक के सामने आ जाएगा। अविनाश 35 वर्षीय व्यक्ति जिसे ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। उसके शरीर को जमीन पर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने उन्हें खुला रखने की कोशिश की, लेकिन अब और सहन नहीं कर सका और जल्द ही उसकी चेतना लुप्त हो गई। वह अविनाश का पूरा शरीर कांप उठा जब वह जागा। वह एक डरावना सपना था। उसने आह भरी। उसके माथे पर अभी भी पसीना आ रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह जगह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा और खुद को एक अनजान कमरे में पाया। सीमेंट और ईंटों से बने सामान्य कमरों के विपरीत यह कमरा लकड़ी से बना था। हालांकि यह साफ था, लेकिन फर्नीचर से यह स्पष्ट था कि इस कमरे में रहने वाले व्यक्ति की रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बेशक अविनाश के पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही अजीब परिस्थितियों के कारण घबराया हुआ था। क्या मेरा अपहरण हुआ था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी मुझे अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि यह कोई सपना नहीं था और मुझे वास्तव में उस ट्रक ने टक्कर मार दी थी? उसने कई चीजों के बारे में सोचा जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति तक ले जा सकती हैं। उसने अपने माथे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और अपने सिर पर एक असामान्य उभार महसूस किया। क्या मुझे किसी ने बचाया था? यही होगा। अरे, अब मुझे अस्पताल के बिल का भुगतान करना होगा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं स्वास्थ्य बीमा खरीद लेता। अविनाश अंदर ही अंदर रोया। पहले से ही बिल का भुगतान करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहा था और अगले कुछ वर्षों के लिए अपने सभी खेलों और उपन्यासों को अलविदा कहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ओवरटाइम काम करना होगा। हालांकि उसे अचानक लगा कि कुछ अलग था। उस उलझन के कारण उसने शायद पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जब वह स्पष्ट रूप से सोच रहा है तो उसके हाथ पहले से ज्यादा सफेद और पतले हो गए हैं। उसने नीचे देखा और पाया कि उसने बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए हैं जो वह आमतौर पर पहनता है। उसने अपना चेहरा छुआ और पाया कि उसकी दाढ़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसका चेहरा भी पहले से अलग लग रहा था। रुको! अचानक उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया सिद्धांत आया और उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना उमड़ पड़ी। है, क्या मैं यही सोच रहा हूँ? अपने दर्द को अनदेखा करते हुए वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ, यह निश्चित रूप से वही है जो मैं सोच रहा हूँ, उसने कहा। हवा अलग है, नजारा अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह दूसरी दुनिया में था। हाँ, मैं स्थानांतरित हो गया। ट्रक्कुन, मेरे दोस्त, जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो तो मैं निश्चित रूप से गंभीर था। हाँ। वह जोर से हंसा और एक और गहरी सांस लेने के बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया और अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ जमीन पर बैठ गया। स्क्रिप्ट के अनुसार अब मेरे चीट के प्रवेश का समय आ गया है नक? उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं जब वह अपने चीट के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 30 मिनट बीत गए। उसका उत्साह कम हो गया। उसका चीट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं,
कुछ चीट अपने साथी की भावनाओं से खेलना पसंद करते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब उसका साथी खतरे में होता है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यह सोचते हुए उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक थोड़ी नुकीली चट्टान पर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चट्टान उठाई और सीधे अपने पेट में घोंप ली। या नहीं, 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 ऐसा नहीं कर रहा। मैं अब किसी काल्पनिक कहानी के आधार पर खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना? इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूं या कुछ और। यह बस व्यावहारिक नहीं है। हाँ हाँ, उसने डरकर थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अविनाश ने अपना चीट पाने की उम्मीद छोड़ दी। जैसा कि उम्मीद थी, लेडी लक कभी मेरे साथ नहीं रहेगी। प्रकुन, तुम्हें मेरी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए आह भरी और एक और सामान्य जीवन जीने का तरीका खोजने का फैसला किया। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में एक छोटे से दर्पण पर पड़ी। वह उसकी ओर चला गया और जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसने गाली दी। भाड़ में जाओ, मैं सुंदर हूं। उसने तुरंत सामान्य जीवन जीने के बारे में अपने विचारों को त्याग दिया। ठीक है, मैं जिगोलो बन जाऊंगी और मेरी देखभाल करने के लिए एक शुगर मामा ढूंढूंगी। वाह, मैं वाकई सुंदर हूं, अविनाश ने प्रसन्नता से कहा। उसने अपने चेहरे को अलग अलग कोनों से देखा। जितना ज्यादा उसने देखा, उतना ही उसे अच्छा लगा। उसके लंबे घने काले बाल, उसकी चिकनी गोरी त्वचा और एक बेहतरीन नक्काशीदार चेहरे के साथ उसकी सुनहरी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसकी तलवार जैसी भौहें, पतली नाक और तीखी जबड़े की रेखा उसके चेहरे को अमर बना देती थी, भले ही वह थोड़ा चोटिल था। इस चेहरे के साथ, इस कमजोर दिखने वाले शरीर के साथ, मैं वाकई सबसे बेहतरीन जिगोलो हूं जो किसी के पास हो सकता है। मुझे अपने योग्य ग्राहक खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अविनाश ने खुद को सिर हिलाया, लेकिन फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन मैं क्यों चोटिल हूं, उसने सोचा। अपने पुनर्जन्म के बाद कुछ भी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं हो रहा था। उसे उसका चीट नहीं मिला और न ही उसके पास अपने पूर्ववर्ती की याददाश्त थी। क्या वे मेरे अत्यधिक सुंदर चेहरे से ईर्ष्या करते थे? ऐसा होना चाहिए। हम हारे हुए। जब तक मुझे कोई अच्छी स्वीट मॉमी नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपना बदला लूंगा। नक्स ने अनुमान लगाते हुए मन ही मन खर्राटे लिए। गड़गड़ाहट। जब वह अपने बदले के बारे में सोच रहा था, तभी उसने अपने पेट की गड़गड़ाहट सुनी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने इधर उधर देखा और अपनी मेज पर कुछ आड़ू जैसे फल देखे। यह जहरीला नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मेरे घर में है। यह सोचते हुए उसने जल्दी से एक निवाला खाया। उनका स्वाद हरे सेब जैसा था। उन्हें स्वादिष्ट पाकर उसने बिना समय बर्बाद किए उन्हें खा लिया। हालांकि फलों की वह थोड़ी मात्रा उसकी भूख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकी, लेकिन यह पहले जितनी बुरी भी नहीं थी। हालांकि अगर उसे पता चले कि उसने जो खाया है वह उसके पिछले वाले के 2 दिन के भोजन के बराबर है, तो वह संतुष्ट न होने की शिकायत बिल्कुल नहीं करेगा। दस्तक दस्तक। धमाका। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और 3 खुरदुरे दिखने वाले लोग अंदर आए। अगर तुम दरवाजा जोर से खोलना चाहते थे तो तुमने खटखटाने की जहमत क्यों उठाई? अविनाश ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह जानता था कि इस तरह के सवाल पूछने का यह सही समय नहीं है। क्या तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया है? दागदार चेहरे वाले आदमी ने पूछा।
जिसे अविनाश ने इस समूह का नेता माना। अविनाश ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उन्हें घूरने लगा, हालांकि उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। नेता ने अपने अधीनस्थों पर नजर डालते हुए भौहें सिकोड़ी। जब उसने पुष्टि की कि उनके चेहरे पर भी वही उलझन भरी नजर थी, तब उसने अविनाश की ओर मुड़कर अपनी भौहें उठाईं। मैंने पूछा, क्या तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया है? उसने फिर से पूछा। इस बार उसका स्वर पहले से थोड़ा भारी था। बेशक, अविनाश ने जल्दी से उत्तर दिया, बिना यह जाने कि वे उसे कहाँ ले जाएंगे। उसका तर्क सरल था। वह जानता था कि अगर वे लड़े तो उसके पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था, इसलिए अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो वे यहां ऐसा कर सकते थे। वे उसे ऐसी जगह ले जाने की जहमत नहीं उठाएंगे जहां उन्होंने उसके जैसे कमजोर व्यक्ति से निपटने के लिए जाल बिछाया हो। उसने तार्किक रूप से सोचने के बाद सहमति व्यक्त की, इसलिए नहीं कि वह अपने सामने खड़े दागदार चेहरे वाले व्यक्ति से डर गया था। बिल्कुल नहीं। नेता, दागदार चेहरे वाला व्यक्ति उसके उत्तर से चौंक गया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया क्योंकि उसने सिर हिलाया और एक अजीब बैंगनी रंग का तरल पदार्थ युक्त कांच की बोतल फेंकी। इसे पी लो। बिना कुछ पूछे अविनाश ने जल्दी से बोतल खाली कर पी ली। हालांकि यह थोड़ी कड़वी थी, लेकिन जैसे ही यह उसके गले से नीचे उतरी, उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा का संचार हो रहा है और उसका चेहरा, जो चोटिल था, बिना किसी निशान के ठीक हो गया। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे यह सोचने का मौका नहीं मिला कि उसने अभी-अभी किस तरह की ईश्वरीय चीज पी है, क्योंकि वह जल्दी से उन लोगों के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक इमारत के सामने पहुंचा, जो उसके घिसे पिटे लकड़ी के घर से बिल्कुल अलग थी। यह सफेद रंग के संगमरमर से बनी एक बड़ी इमारत थी, जो इमारत को एक पवित्र एहसास दे रही थी। इस पर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन नक्श भाषा नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। जल्द ही पार्टी इमारत में दाखिल हुई और एक खास कमरे की ओर चल पड़ी। हालांकि वह दरवाजे पर लिखी बातें नहीं पढ़ पाया, लेकिन डिजाइन और दूसरों के व्यवहार से यह स्पष्ट था कि कमरा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का था। दस्तक दस्तक। दस्तक के बाद दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला, जो एक क्लासिक नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी। उसने नक्श की ओर देखने से पहले निशान वाले चेहरे वाले आदमी को सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य देखा जा सकता था, फिर वह अपने सामान्य भावहीन चेहरे पर वापस आ गई। वह कमरे में चली गई और पार्टी ने उसका पीछा किया। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो महंगे दिखने वाले लबादे पहने हुए था और आराम से कुर्सी पर बैठा था। उस आदमी के बाल सुनहरे थे और उसकी फ्रेंच मूंछें थीं, जिससे वह एक क्लासिक व्यापारी जैसा दिख रहा था। फिर उसने नक्श की ओर देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? अविनाश के दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता? लेकिन उस निशान वाले चेहरे वाले आदमी के रवैये से यह स्पष्ट है कि उसने मेरे पूर्ववर्ती को स्थिति के बारे में बताया था। क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं वह नहीं हूं जो वे मुझे समझते हैं? लेकिन यह जानने का मेरा एकमात्र मौका है कि क्या हो रहा है। मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सभी त्वरित विचारों के कारण अविनाश थोड़ा घबरा गया और उसने सिर हिलाया और साथ ही साथ अपना सिर भी हिलाया, जो काफी अजीब लग रहा था। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और अविनाश की ओर मुड़ने से पहले उसने दागदार चेहरे वाले आदमी को देखा। मेरा नाम विराज मल्होत्रा है। मैं इस मर्चेंट गिल्ड का प्रमुख हूँ। तुम मेरे दोस्त एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसने अवनी की नजरों को अपनी ओर आकर्षित किया। अविनाश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने विराज की ओर देखा कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा है।
हाँ, मेरे दोस्त अवनी तुम्हें अपना पर्सनल बॉय टॉय बनाना चाहती है, विराज ने खुलासा किया और अविनाश की आंखें उस सदमे को छिपा नहीं सकीं जो उसे महसूस हो रहा था। हाँ हाँ। नक्स के हैरान चेहरे को देखकर विराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, क्या तुम अवनी से मिलने के लिए तैयार हो? बेशक, लेकिन क्या मुझे पहले खुद को तैयार नहीं करना चाहिए और अपने सबसे अच्छे रूप में दिखने के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? अविनाश ने सवाल किया, पहले से ही अवनी के अच्छे पक्ष में आने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। वह एक अच्छा जिगोलो था, एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अच्छा। अविनाश ने जो कहा उसे सुनकर विराज ने अविनाश के तेजस्वी चेहरे पर नजर डाली और उसके होंठ फड़कने लगे। फिर भी एक पेशेवर व्यापारी की तरह उसने अपनी अभिव्यक्ति को छिपाया और जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अवनी जैसी महिला को कमजोर लड़कों से लगाव होता है, तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? तुम्हारा कमजोर दिखने वाला शरीर और उन घिसे पिटे ढीले ढाले लबादों के साथ मिलकर उसे और अधिक उत्तेजित कर देगा। मैं समझ गया, अविनाश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गंभीर सोच रहा था। ठीक है, चलो अवनी को पहले से ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, विराज ने हाथ हिलाते हुए कहा और सबको तैयार होने के लिए दौड़ाया। 1 घंटे की गाड़ी की सवारी के बाद अविनाश ने खुद को एक महिला के सामने पाया। जैसे ही महिला की नजर अविनाश पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। नमस्ते अविनाश, मेरा नाम अवनी शर्मा है, मैं ही थी जिसने तुम्हें व्यापारी संघ से खरीदा था। अब से तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे और जो भी मैं कहूंगी वही करोगे, ठीक है? जो भी मैं कहूं ठीक है। दूसरी ओर अविनाश स्थिर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। उसकी तीव्र और खोई हुई नजर को देखकर अवनी थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? अविनाश चुप रहा। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन अविनाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कमरे में मौजूद किसी की भी परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि अवनी की भी नहीं। अभी वह अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाली स्क्रीन की जांच करने में व्यस्त था, साथ ही उसके सिर के अंदर एक डिंग की आवाज भी थी। डिंग। पहला लक्ष्य पता चला। अल्टीमेट हरेम सिस्टम को आरंभ किया जा रहा है। अल्टीमेट हरेम सिस्टम को होस्ट की आत्मा से जोड़ा जा रहा है। कनेक्शन पूरा हुआ। करैक्टर की जानकारी। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन मोर्टल। बॉडी कल्टीवेशन मोर्टल। जाति मानव। प्रतिभा कम। AVL 1। HP 100/100। STR 6। AGL 8। VIT 10। STN 7। INT 9। डेफिनेट 5। ब्लैक पॉइंट 10। सामान्य मानव की सीमा 10। एबिलिटी क्रेविंग टच। क्रेविंग टच आपका स्पर्श किसी महिला को और अधिक की लालसा देगा और वह कभी किसी और से यौन रूप से संतुष्ट नहीं होगी। आप किसी महिला के साथ जितना अधिक समय बिताएंगे, प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। हरम सदस्य कोई नहीं। शुरुआती बोनस के रूप में सिस्टम होस्ट को 10 ब्लैक पॉइंट प्रदान करेगा जिसे वह अपने किसी भी आंकड़े में जोड़ सकता है। अल्टीमेट हरेम सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अब से होस्ट उस महिला की शक्ति, प्रतिभा, शारीरिक बनावट और रक्तरेखा प्राप्त कर सकता है जिसके साथ वह संभोग करता है। लक्ष्य जितना मजबूत होगा, होस्ट को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही बेहतर होता गया। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक चमक उठी।
आखिरकार मुझे मेरा चीट मिल गया। अब मुझे सामान्य जीवन जीने की जरूरत नहीं है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। अविनाश। अचानक उसने किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना और उसके विचार जल्दी से धरती पर लौट आए। आह, क्या क्या, उसने पूछा क्योंकि उसकी नजर आखिरकार अवनी पर पड़ी। तुम क्या सोच रही हो जो इतना महत्वपूर्ण है कि तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की? अवनी ने अविनाश को घूरते हुए पूछा। सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हारे जितना सुंदर कोई नहीं देखा, इसलिए मैं खो गया था। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म के साथ अजीब तरह से जवाब दिया। बहुत सहज। उसके जवाब ने जादू की तरह काम किया क्योंकि अवनी की नजर चमक से गर्म नजर में बदल गई। हाँ, यह गेम आसान मोड़ पर है। अविनाश ने अंदर ही अंदर सोचा क्योंकि उसने उसके हाव भाव में बदलाव देखा। लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे देखकर वाकई आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह किसी मोटी बदसूरत महिला की तरह होगी, लेकिन वह एक मिल्फ का एक बेहतरीन उदाहरण थी। उसका परफेक्ट आवर ग्लास फिगर जितना आकर्षक हो सकता था, नक्स खुद को रोक नहीं पाया और उसके दूधिया स्तनों को देखा जो एक सामान्य वीप को नाक से खून बहने से मरने के लिए पर्याप्त थे। उसके काले बाल अविनाश से मेल खाते थे, जबकि उसकी काली आंखें रसातल की तरह गहरी थीं। उसकी पतली भौहें, छोटी नाक और चेरी जैसे लाल और रसीले होंठ उसे एक आकर्षक सक्कुबस की तरह दिखते थे। उसने यह भी सोचा कि उसके जैसी महिला को बॉय टॉय क्यों चाहिए और वह इसके लिए पैसे क्यों देगी। अरे, अगर लोगों को उसका बॉय टॉय बनने का मौका मिले तो वे खुद पैसे दे देंगे। यह कोई समस्या नहीं है, बस अब से सावधान रहना। ठीक है, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम अपनी सामान्य जिंदगी को छोड़कर बाकी की जिंदगी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? बेशक। हालांकि यह जवाब पहले जैसा ही था। अगर कोई गहराई से देखे तो उसकी सुनहरी आंखों में एक अलग चमक थी। एक शिकारी की नजर। पहले वह सिर्फ एक लड़का खिलौना बनना चाहता था ताकि वह किसी के साथ कुछ समय बिताते हुए एक स्थिर जीवन जी सके, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़का खिलौना या जिगोलो बनने के लिए यहाँ नहीं था। अब वह अवनी नामक इस महिला को जीतना चाहता था। उसने अपनी हास्यास्पद रूप से प्रबल क्षमता, क्रेविंग टच पर नजर डाली और अधिक महिलाओं को पाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा। प्रकुन, मेरे दोस्त, जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो तो मैं निश्चित रूप से गंभीर था। हाँ। अविनाश ने राहत की सांस ली और एक नरम बिस्तर पर बैठकर चारों ओर देखा। अभी वह एक नए कमरे में था जो उसके पिछले घिसे पिटे कमरे से बिल्कुल अलग था। यह स्पष्ट था कि अवनी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अविनाश ने अपने सामने सिस्टम स्क्रीन पर नजर डालते हुए अपना सिर हिलाया। स्मृति खंड का पता चला, क्या आप इसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे? लागत 10 ब्लैक पॉइंट। यस, नो। यह मेरे पूर्ववर्ती की यादें होनी चाहिए। क्या मुझे इसे पुनः प्राप्त करना चाहिए? लेकिन क्या यह वास्तव में इसके लायक है? मेरा मतलब है कि वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरी मदद कर सकता था। निश्चित रूप से यह अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन क्या मुझे 10 ब्लैक पॉइंट खर्च करने चाहिए? मेरे पास अभी इतने ही ब्लैक पॉइंट हैं। साथ ही मुझे नहीं पता कि इन ब्लैक पॉइंट की ड्रॉप दर क्या है, इसलिए मुझे उनका मूल्य नहीं पता। लेकिन सिस्टम के अनुसार एक सामान्य इंसान की एक निश्चित विशेषता के लिए सीमा 10 है, जिसका अर्थ है कि यदि मैं ताकत पर सभी ब्लैक पॉइंट को जोड़ता हूं तो यह सामान्य मनुष्यों की तुलना में मेरी ताकत को सीधे दोगुना कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ है,
हाँ, मैं इन कीमती ब्लैक पॉइंट को किसी ऐसी चीज पर बर्बाद नहीं कर सकता जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है। अब तकनीकी रूप से मुझे इन ब्लैक पॉइंट को सहेज कर रखना चाहिए और उन्हें किसी अन्य विशेषता में नहीं जोड़ना चाहिए ताकि मैं कमजोर होने पर अधिक पॉइंट प्राप्त कर सकूं और जब मैं उन्हें और प्राप्त नहीं कर पाऊं तो इन बिंदुओं को जोड़ सकूं। लेकिन यह तभी अच्छा लगता है जब यह एक वीडियो गेम हो और मेरा जीवन निश्चित रूप से एक वीडियो गेम नहीं है। ठीक है, मैंने फैसला किया है। मैं अभी इन पॉइंट को जोड़ूंगा और बाद में प्राप्त होने वाले पॉइंट को सुरक्षित रखूंगा। ठीक है, इसके बारे में सोचने की कोई खास बात नहीं है। एजिलिटी पर 6 पॉइंट, स्टैमिना पर 4 पॉइंट। अविनाश को अपने शरीर में ऊर्जा की एक अनोखी धारा बहती हुई महसूस हुई। अचानक उसे लगा कि उसका शरीर पहले से बहुत हल्का हो गया है। उसे लगा कि वह आसानी से दौड़ में दुनिया के सबसे तेज धावक को पीछे छोड़ सकता है। यह एक ही समय में अजीब और अच्छा लगा। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन मोटेल। बॉडी कल्टीवेशन मोटेल। जाति मानव। प्रतिभा कम। AVL 1। HP 100/100। STR 6। AGL 14। VIT 10। STM 11। INT 9। डेफिनेट 5। ब्लैक पॉइंट 0। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने आंकड़ों पर नजर डाली। इससे मैं कभी भी किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसने पर आसानी से भाग सकता हूं। आखिरकार सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अपने आंकड़ों के मामले को सुलझाने के बाद उसने अपना ध्यान अपने सिस्टम पर केंद्रित किया और उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। समय बीतता गया और शाम हो गई। अविनाश ने देखा कि अवनी के कार्यालय से लौटने का समय हो गया है। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कब वापस आएगी, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और अवनी कमरे की ओर चल पड़ा। उसने कुछ शोध किया और पता चला कि अवनी के पति की मृत्यु हो गई है और उसका इकलौता बेटा रॉयल अकादमी में रहता है और शायद ही कभी घर आता है। हाँ, आगे का रास्ता साफ है। मन ही मन हंसते हुए वह अवनी के कमरे के सामने आया। यह देखते हुए कि वह वापस नहीं आई है, उसने कमरे के सामने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। अविनाश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी को 2 नौकरानियों के साथ लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब उसने अविनाश को अपने कमरे के सामने बैठा देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी और उसने सवाल किया, ओह कुछ नहीं माँ, मुझे लगा कि इतने लंबे समय तक काम करने के बाद आप थक गई होंगी, इसलिए मैंने यहाँ आकर देखने का फैसला किया कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अविनाश ने जवाब देते हुए हकलाते हुए कहा। बेशक, शर्म और थोड़ी शर्मिंदगी में अपनी नजरें नीची करने से पहले वह उसके चेहरे पर नजर डालना नहीं भूला। उसके जवाब से प्रसन्न प्रतीत होते हुए अवनी मुस्कुराया और पूछा, ओह, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मैं तुम्हारे कंधों की मालिश कर सकता हूँ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा, अविनाश ने अपनी नजरें नीचे रखते हुए जवाब दिया। अवनी हंसा और उसके अंदर इस लड़के को चिढ़ाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह अविनाश की ओर एक आकर्षक मुस्कान के साथ चली गई। उसका चेहरा अविनाश से आधी उंगली दूर था और उसने सवाल किया, तुम नीचे क्यों देख रही हो? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि तुम मुझे देख नहीं सकती? नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। आह, मेरा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम सुंदर हो, लेकिन अविनाश घबरा गया जब उसने ऊपर देखा और पाया कि उसका चेहरा उसके बहुत करीब था। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन फिसल गया और जमीन पर गिर गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। उसने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाए रखने का फैसला किया।
यह देखकर न केवल अवनी बल्कि उसके पीछे चल रही दो नौकरानियां भी हंस पड़ी। अवनी मुस्कुराई और अविनाश के सामने झुक गई और उसने सवाल किया, क्या तुम मुझे बता रही हो कि मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं, तो तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूं? हाँ। अवनी की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने सवाल किया, क्या तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं हाँ हाँ हाँ। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर अवनी जोर से हंसा। फिर उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगली उसके माथे पर घुमाई और जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। जहां तक तुम्हारी मालिश की बात है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मेरे पीछे आओ। यह कहते हुए अवनी खड़ा हो गया और वह अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर बहुत संतुष्ट भाव था। अविनाश भी आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। बेशक किसी ने उसके चेहरे पर उस छोटी अगोचर मुस्कान को नहीं देखा। एक शिकारी की मुस्कुराहट। अवनी का कमरा अविनाश के कमरे से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी तरह से सुसज्जित था, लेकिन उसने इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं उठाई क्योंकि उसकी नजर उस पकी हुई गांड पर टिकी थी जो चलते समय बाएं दाएं हिल रही थी। उसने जो लाल गाउन पहना हुआ है, जो उसके घंटे के आकार के फिगर को छिपाने के लिए कुछ नहीं करता बल्कि उसे और भी निखारता है, वह ऐसी लग रही थी मानो वह वहां रहकर उसे चिढ़ा रही हो। डिंग! अचानक अविनाश के सिर के अंदर एक आवाज गूंजी। मिशन अवनी शर्मा को। विवरण अच्छा अवनी शर्मा को। पुरस्कार विवेक की आंख। चेतावनी अगर मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच डिसेबल हो जाएगी। समय सीमा 30 दिन। हाँ, एक मिशन? वाह, यह वास्तव में एक आरपीजी गेम की तरह है। हालांकि सजा काफी डरावनी है। इनाम के लिए मुझे नहीं पता कि वह क्या है। आई ऑफ डिस्कर्निंग। डिस्कर्निंग आई ऑफ डिस्कर्निंग। अविनाश ने अपने मन में क्षमता का नाम कहने की कोशिश की। उसने स्क्रीन को छूने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अवनी शर्मा के पास होने के बावजूद भी इसे जोर से पुकारा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यू मिस्टर सिस्टम, क्या मुझे कोई विवरण नहीं मिला? अविनाश ने सिस्टम को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिस्टम उसे अनदेखा कर रहा था। हम क्या यह उन सिस्टम में से एक है जिसमें चेतना नहीं है? खैर, ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह तरीका पसंद है। मैं वास्तव में एक बात करने वाला सिस्टम नहीं चाहता, यह बहुत कष्टप्रद है। अच्छा, जो भी हो, जहां तक मुझे पता है यह मिशन बहुत आसान है। मेरा मतलब है, इस महिला ने मुझे बॉय टॉय के रूप में खरीदा है ना? क्या यह बेवकूफी नहीं होगी कि वह उस लड़के के साथ सेक्स न करे जिस पर उसने अपना पैसा खर्च किया है? यह मिशन मुफ्त है। मैं पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो मेरे कंधों से शुरू करो। अवनी, जो विशाल बिस्तर पर बैठा था, ने आदेश दिया। अविनाश अपनी कल्पना से बाहर आया और उसकी नजर विशाल बिस्तर पर बैठे अवनी पर पड़ी और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अवनी के लाल गाउन और सफेद बेडशीट के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बढ़िया था। साथ ही वह जिस तरह से निडर होकर बैठी थी और अपने अत्यधिक आकर्षक चेहरे से उसे देख रही थी, वह खुद को रोक नहीं सका और शर्मा गया। इस बार वह अभिनय नहीं कर रहा था, यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अवनी बहुत सुंदर था। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कौन नहीं चाहता कि उसकी सुंदरता की सराहना दूसरे करें? बेशक एक अवनी और खूबसूरत होने के नाते
ऐसे कई लोग हैं जो उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अविनाश और उनके बीच एक अंतर था। दूसरों की प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ इरादा होता था। वह एक कुलीन थी, वह जानती थी कि दूसरे कुलीन लोग कितने दोमुहे हो सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी उनके सामने अपनी हिफाजत नहीं छोड़ी। हालांकि अविनाश अलग था, वह बस एक शक्तिहीन छोटा लड़का था। वह उसका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी प्रशंसा ईमानदार थी। इस तथ्य ने इस तथ्य को और बढ़ा दिया कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था और बस बेकाबू होकर शर्मा रहा था। अवनी और भी ज्यादा आश्वस्त थी। एक अवनी और खूबसूरत होने के नाते ऐसे कई लोग हैं जो उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अविनाश और उनके बीच एक अंतर था। दूसरों की प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ इरादा होता था। वह एक कुलीन थी, वह जानती थी कि दूसरे कुलीन लोग कितने दोमुहे हो सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी उनके सामने अपनी हिफाजत नहीं छोड़ी। हालांकि अविनाश अलग था, वह बस एक शक्तिहीन छोटा लड़का था। वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी प्रशंसा ईमानदार थी। इस तथ्य ने इस तथ्य को और बढ़ा दिया कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था और बस बेकाबू होकर शर्मा रहा था। अवनी और भी ज्यादा आश्वस्त थी। बेशक यह एकमात्र कारण नहीं था कि अविनाश और दूसरे अलग क्यों थे। यह लड़का अविनाश वाकई बहुत सुंदर था, थोड़ा ज्यादा ही सुंदर। उसके सुंदर नक्काशीदार चेहरे और उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखकर अवनी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। यह सब उसके कमजोर दिखने वाले कमजोर शरीर के साथ मिलकर। अवनी अपनी खोज से वाकई बहुत खुश थी। हाँ, अच्छा दिखना वाकई कई कामों में मदद करता है। चलो अविनाश, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने की योजना बना रहे हो? नहीं मैम, मैं आ रहा हूँ। अविनाश फिर बिस्तर की ओर चला गया। जितना वह करीब गया उतना ही उसका चेहरा लाल होता गया। फिर बिना इंतजार किए वह बिस्तर पर चढ़ गया और फिर अवनी के पीछे चला गया। मैं शुरू करूंगा मैम। हाँ करो। अविनाश का हाथ फिर अवनी के कंधों को छू गया। फिर उसकी नजर केंद्रित हो गई और उसने उन्हें मालिश करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी मालिश करने की कला कुछ भी अच्छी नहीं थी। अवनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसके शानदार चेहरे पर उसकी डूबी हुई नजर को देखा, तो उसने खराब मालिश को नजरअंदाज कर दिया और बस अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जब उसे वह केंद्रित नजर याद आई और उसने उसकी तुलना कुछ देर पहले उसके घबराए हुए चेहरे से की, तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, त्वचा के सीधे संपर्क के बिना मालिश करना आपके लिए मुश्किल होगा, है ना? रुको, मुझे यह गाउन उतारने दो। फिर वह खड़ी हो गई। जानबूझकर अपनी पीठ और नितंबों के बीच एक चाप बनाकर अविनाश को चिढ़ाने के लिए उसने अपना गाउन पकड़ा और एक ही झटके में पूरा गाउन फर्श पर गिर गया। वह कमरे में खड़ी थी और उसने सिर्फ एक काली ब्रा और पैंट पहनी हुई थी। उसने जल्दी से अविनाश की तरफ देखा और उसके लाल चेहरे पर घबराहट देखकर उसकी मुस्कान और बढ़ गई। मैम, यह ठीक था। अविनाश उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं कोई नासमझ व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता है कि मालिश सीधे त्वचा के संपर्क में की जानी चाहिए। अब चिंता मत करो और जो तुम कर रही थी उसे जारी रखो। अवनी बिस्तर पर वापस बैठ गया और जल्दी से अविनाश के हाथों को अपने कंधों पर रख दिया, उसे जारी रखने का आग्रह किया। अविनाश बेशक उसके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था और मालिश जारी रखी। इस बार जब अवनी ने अपना सिर घुमाया तो उसने वही केंद्रित निगाह देखी
लेकिन उसने उस लाल रंग को नहीं देखा जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वह बहुत प्यारा और मासूम है। बेशक अब से तुम मेरे साथ सोओगी। तुम्हारे पास जो कमरा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब मैं अपने दफ्तर में व्यस्त रहता हूँ, मेरे लौटने के बाद तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना होगा। क्या मैं स्पष्ट हूँ? क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अवनी ने अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में जाने से पहले सिर हिलाया, अपनी शर्मिंदगी को छिपाते हुए। यह पहली बार था जब कोई उसके चेहरे पर आया था। यह उसके लिए भी एक नया अनुभव था और उसे इससे नफरत नहीं थी क्योंकि उसे उसका शर्मिंदा भाव देखने को मिला था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि अविनाश का वीर्य बदबूदार या खट्टा नहीं था, बल्कि यह कुछ हद तक सुखद था। अविनाश ने अवनी को बाथरूम में जाते हुए देखकर खुलकर मुस्कुराया। उसने अपना आज का लक्ष्य हासिल कर लिया और पूरी प्रक्रिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा आसान थी। अवनी का शौटाकौन स्वभाव उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। बेशक वह वास्तव में शौटा नहीं था, लेकिन उसकी शारीरिक शैली निश्चित रूप से शौटा से मेल खाती है। जब उसे अवनी के चेहरे पर उसके भी धब्बे याद आए तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और इसके होने वाले प्रभावों को याद करने के बाद उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इसके अन्य प्रभाव भी थे। बेशक थे। अविनाश इतना मूर्ख नहीं था कि वह अवनी को सिर्फ अपनी संतुष्टि के कारण नाराज करने का जोखिम उठाए। वह ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम इस स्तर पर तो नहीं। जब वह अपने सिस्टम और अपनी क्षमताओं के बारे में पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि उसके और उसके लक्ष्य के बीच जितना नजदीकी और कामुक संपर्क होगा, उसके क्रेविंग टच के प्रभाव उतने ही मजबूत होंगे। उसके वी से सने अवनी को उसके लिए और भी ज्यादा लालसा होगी। और जाहिर है, जितनी ज्यादा लालसा होगी उतनी ही तेजी से वह अपना लक्ष्य हासिल करेगा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक सुंदर दानव की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी किसी और मासूम व्यक्ति को अपनी मर्जी से धोखा दिया है। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया और उस बाथरूम में घुस गया जिसकी ओर नौकरानी ने इशारा किया था। वह अवनी के साथ नहाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और शांत हो गया। उसे पता था कि अगर वह अपने पत्ते ठीक से खेलेगा तो अवनी ही इसके लिए कहेगा। लंबे समय तक नहाने के बाद अविनाश कमरे में लौटा और देखा कि अवनी बिस्तर पर लेटा हुआ है और एक मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। उसने आसमानी नीले रंग का ढीला नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे वह सामान्य से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अविनाश ने अपना अभिनय जारी रखना नहीं भूला क्योंकि वह शर्मा गया और नीचे देखा। अपना सारा वीर्य मुझ पर मलने के बाद तुम अभी भी शर्मिंदगी में शर्माने की हिम्मत कर रहे हो? अवनी ने ठहाका लगाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब वहां खड़े मत रहो, आओ, मुझे पहले से ही बहुत नींद आ रही है। उसे घबराता हुआ देखकर अवनी ने ठहाका लगाया। अविनाश शर्मिंदा नजरों से उसके पास गया और फिर उसके बगल में लेट गया। ठीक है, शुभ रात्रि, अवनी ने बुदबुदाया जब उसने लाइट बंद की और अविनाश को पीछे से बॉडी पिलो की तरह गले लगाया। उसकी भरपूर छां उसकी कमजोर पीठ को छू रही थी, जिससे उसके शरीर के निचले हिस्से में हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। जी गुड नाइट, अविनाश ने जवाब दिया। वह जानता था कि यह रात नींद रहित होगी क्योंकि अवनी जैसी आकर्षक महिला उसे पीछे से गले लगाती है और उसकी लंबी टांगें उसके ऊपर से गुजरती हैं, तो वह सो नहीं सकता। वह व्यावहारिक रूप से उससे चिपकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उसे यह एहसास पसंद नहीं था,
वह अपने पिछले जीवन में कभी भी अवनी जैसी खूबसूरत महिला को सोते हुए गले नहीं लगा सकता था, इसलिए वर्तमान में वह पूरी तरह से संतुष्ट था। यह सोचकर कि इस रात के बाद उसका क्रेविंग टच कितना शक्तिशाली होगा, वह और भी उत्साहित हो गया। उसने देखा कि उसकी पिछली गणनाएं भी गलत थीं। उसे 5 दिनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 से 3 दिन का समय काफी होगा। यह उनकी ओर से एक गलती थी। बेशक ऐसी गलतियों का उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। खुशी के झटकों ने अविनाश को नींद से जगा दिया। फिर उसने अवचेतन रूप से अपने लिंग पर नजर डाली, जो किसी तरह से बाहर था जबकि उसकी पैंट नीचे थी। फिर उसने देखा कि एक जेड सफेद हाथ उसके लिंग को प्यार से सहला रहा था। उसे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और तुरंत ही पता चल गया कि इसके पीछे कौन अपराधी है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अवनी को थोड़ा लाल चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए देखा। ओह, तुम जाग रहे हो। मैंने देखा कि तुम्हारा छोटा भाई इस नई सुबह को लेकर काफी उत्साहित था, इसलिए मैंने उसे मदद करने का फैसला किया। मैं यह हर सुबह होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, अवनी ने जवाब दिया। हालांकि उसने पहले की तरह ही बात कही, इस बार उसकी सांस थोड़ी अनियमित थी जबकि उसके चेहरे पर लाली का रंग था। क्रेविंग टच बेतुका है, अविनाश ने अंदर ही अंदर सोचा, जबकि वह शर्मा गया और विनम्रता से सिर हिलाया। खुशी के झोंके उस पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन यह कल जितना बुरा नहीं था। पिछली बार वह अनुभवहीन व्यक्ति था, लेकिन अब जब वह एक बार इसका अनुभव कर चुका है तो वह यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था, अवनी ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपना शरीर झुका लिया और वह उसकी जांघों की ओर रेंगने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज कुछ अच्छा दिखाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपना गाउन नीचे खींचा, केवल इतना कि उसके बड़े दूधिया स्तन बाहर निकल आए। सीधे खड़े हो गए क्योंकि वे गाउन द्वारा समर्थित थे। गुलाबी चेरी के साथ उन सफेद जुड़वा को देखकर कोई भी आदमी लार टपका सकता है। अविनाश ने उन मांस के नरम टीलों को जितना चाहे निचोड़ने का सपना देखा। उसे खड़े होने और उन स्तनों को टटोलने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने खुद को धन्यवाद दिया कि उसने हार नहीं मानी और जहां था वहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। अवनी ने खुद को सावधानी से खड़ा किया और फिर उसके 2 विशाल पर्वतों ने उसके विशाल लिंग को अपने भीतर समाहित कर लिया और एक आत्मा को झकझोर देने वाली खुशी ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। उसके पूरे शरीर में खुशी के हजारों हजार बोल्ट दौड़ गए और उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता महसूस की। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह संतुष्ट कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा शरीर हिल गया और जब उसका लिंग उसकी दरार को रगड़ रहा था और 2 मुलायम और सुंदर स्तन की जोड़ी उसे मसल रही थी, तो उसे जो खुशी महसूस हुई वह कल उसके द्वारा दिए गए हैंड जॉब से 1000 गुना बेहतर थी। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसकी पीठ ऊपर की ओर उठ गई। वह उस अपार आनंद का विरोध करने की कोशिश कर रहा था जो वह महसूस कर रहा था। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर अवनी मुस्कुराई और अपनी गति बढ़ा दी, जिससे उसे जो आनंद मिल रहा था वह और भी तीव्र हो गया। हालांकि अविनाश ने फिर भी विरोध किया। उसने अभी भी तुरंत वीरपात करने की इच्छा को रोका। जैसे कि इससे उत्तेजित होकर अवनी की आंखें उससे मिली, आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने रसीले लाल होठों को चाटा, इससे पहले कि वह उसके स्तन से बाहर निकले उसके लिंग की नोक को चूमे।
वह इस स्वर्गीय दृश्य से उत्तेजित होकर अविनाश इसे और अधिक रोक नहीं पाया और उसका वीर्य फूट पड़ा। एक बार फिर अवनी के चेहरे और उसके दूधिया स्तन पर फैल गया। हालांकि इस बार यह उसके मुंह के पास अधिक केंद्रित था। हाँ। अविनाश ने जोर से सांस ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस बार उसके मन में यह विचार नहीं था कि यह उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा या उसे अवनी को खुश करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। उसका दिमाग पहले से ही सुन्न था क्योंकि उसे बहुत सारी उत्तेजना मिली थी। तुम्हें वाकई अपना दूध मेरे चेहरे पर फैलाना पसंद है न? अवनी ने चिढ़ाते हुए कहा। यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, अविनाश ने बिना सोचे जवाब दिया। उसे इस तरह देखकर अवनी मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। तुम मेरे आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हो, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि तुम संभोग से पहले मुझे बताओ, लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया। इस बार अविनाश का सिर साफ हो गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उसे लगा कि उसने किसी तरह अवनी को नाराज कर दिया है, लेकिन जल्द ही उसने उसके चेहरे पर वह चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी। हालांकि वह मुस्कान मूर्खतापूर्ण मुस्कान की तरह लग रही थी, क्योंकि उसका दूध उसके आकर्षक चेहरे पर फैला हुआ था। लेकिन वह भी उसे एक अलग तरह का आकर्षण दे रहा था और अविनाश के लिए उसके निचले शरीर में हल्की प्रतिक्रिया महसूस करने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह अभी कुछ ही देर पहले वीर्यपात कर चुका था। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। हालांकि तुम्हें मेरे आदेश को सुनने के लिए अभी भी कुछ सजा की आवश्यकता है, अवनी ने बड़बड़ाया। मैं बिना किसी चूक के मां द्वारा दी गई किसी भी सजा को सह लूंगा, अविनाश ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। देखो तुम कितनी गंभीर हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मौत या कुछ और की सजा दूंगा। चिंता मत करो, यह बस एक हल्की सजा होगी। तुम्हें शायद थोड़ा मजा भी आए, अवनी ने जवाब दिया और उसने कामुकता से अपने होंठ चाटे और साथ ही उसने अविनाश के दूध का फिर से स्वाद चखा। उसके शरीर पर एक अलग तरह की संतुष्टि छा गई जब उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर भी फैल गया है और वह सुंदर लड़का थका हुआ भाव लिए हुए उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। मेरा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है, उसने मुस्कुराने से पहले मन ही मन सिर हिलाया। ठीक है, नहाने के बाद मुझे काम पर जाना है, मैं वापस आने के बाद तुमसे मिलूंगी। ठीक है। मैं कल की तरह तुम्हारे कमरे के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने वाकई अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। असामान्य रूप से खुशमिजाज मूड में विस्काउंट अवनी दिन की शुरुआत करने के लिए अपने दफ्तर की ओर चली गई। एक अवनी के तौर पर ज्यादातर काम उसके अधीनस्थों द्वारा संभाले जाते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करती। वह एक सीईओ की तरह है जो हर चीज का ख्याल रखती है और सब कुछ मैनेज करती है। हालांकि इन कुछ दिनों में वह असाधारण रूप से व्यस्त है। यह 8वें महीने का आखिरी हफ्ता है और यह वह हफ्ता भी है जिसमें अवनी को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह कर संग्रह को अनदेखा नहीं कर सकती और इसे अपने अधीनस्थों पर नहीं छोड़ सकती। उसे एकत्रित कर की राशि के बारे में रिपोर्ट पढ़नी है, करों का भुगतान न करने वालों से कैसे निपटना है और यह सब। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कुछ मिनट बाद एक आदमी सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहने हुए उसके पास आया और झुककर प्रणाम किया। नमस्कार अवनी। वह अवनी का बटलर ईशान था। अवनी ने सिर हिलाया और ईशान ने बोलना शुरू किया। सूखे के कारण किसान इस महीने कर नहीं चुका पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले महीने कर चुकाने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी और अभी वे मुश्किल से खाने के लिए कुछ भी जुटा पा रहे हैं।
मैंने कुछ लोगों से स्थिति की जांच करवाई और पुष्टि की कि वे जो कह रहे हैं वह सच है और किसानों को वाकई बहुत मुश्किल हो रही है। अवनी ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर हिलाया। ईशान ने उसके विचारों को बाधित किए बिना चुप रहा और कुछ मिनट बाद अवनी बोला, ठीक है, उनकी जमीन ले लो और उन्हें अगले पूरे साल के लिए करों से मुक्त कर दो। यह सुनकर ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जवाब दिया, लेकिन अवनी, उनके पास जो जमीन है उसका मूल्य उनके द्वारा हमें दिए जाने वाले कर से कहीं ज्यादा है। क्या हम उनसे बस जबरन वसूली नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे किसान मूर्ख हैं। अगर हम उन्हें कर चुकाने के लिए मजबूर करेंगे तो वे अगले कुछ महीनों के करों का भुगतान करने के लिए अपनी जमीन किसी और को सस्ते दामों पर बेच देंगे और फिर बिना कुछ किए बेघर हो जाएंगे। इससे खाद्य उत्पादन कम होगा और हमारे कर भी कम होंगे। इसलिए उनकी जमीनें लेना बेहतर है। बेशक हम वास्तव में उन्हें नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ कागज पर रखेंगे। हम किसानों को उन पर खेती करने देंगे और अगर वे अगले 12 वर्षों के लिए 10% अधिक कर चुकाते हैं तो हम उनकी जमीनें उन्हें वापस कर देंगे। करों के लिए इसके भुगतान के लिए राजकोष का उपयोग करें। ईशान को ज्ञान हुआ और उसने इस योजना के साथ आने के लिए अवनी की आंतरिक रूप से प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सवाल किया, लेकिन क्या होगा अगर अगले 12 वर्षों में सूखा फिर से आ जाए? तब हम क्या करेंगे? हम बस उन वर्षों की संख्या बढ़ा देंगे जिन्हें उन्हें अतिरिक्त कर देना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अवनी ने बेपरवाही से अपने हाथ हिलाए और ईशान उसकी दृष्टि से और अधिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि मैं अब यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। हाँ अवनी, मैं तुम्हें अगले 2 दिनों में रिपोर्ट दे दूंगा। ईशान ने हमेशा की तरह कुशलता से सिर हिलाया। बैठक जारी रही और जितना समय बीतता गया अवनी उतना ही असहज महसूस करने लगा। उसने चुपके से अपना सिर नीचे किया और अपनी छोटी बहन के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने अपनी जांघों को एक दूसरे से रगड़ा, इस अजीब सी भावना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। असहाय महसूस करते हुए उसने इसे अनदेखा किया और रिपोर्ट सुनना जारी रखा। अवनी रीड्स ने पूछा है कि क्या सुबह 9 बजे मिलना अच्छा समय है? हम मिलना? क्या हमने कल मिलने की योजना बनाई है? ईशान ने जवाब देने से पहले उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। अवनी, यह मार्केस दिनेश की बेटी का 21वां जन्मदिन है और वे इसे मनाने की योजना बना रहे हैं। हमें 1 सप्ताह पहले निमंत्रण मिला है। मेरा मानना है कि अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो यह मार्केस के प्रति अनादर होगा। अवनी को फिर निमंत्रण पत्र पढ़ने की याद आई और उसने सिर हिलाया। एकमात्र अवनी होने के नाते वह मार्केस जैसे किसी व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उसे वहां जाना होगा। साथ ही इस पार्टी का कुछ राजनीतिक महत्व भी होगा, क्योंकि कई रईस जिन्होंने तय नहीं किया है कि वे किस राजकुमार का समर्थन करेंगे, वे वहां दिखाई देंगे। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजकुमार भी पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, उसे बताओ कि मैं 9 बजे तक तैयार हो जाऊंगा और हम 9:30 से पहले निकल जाएंगे। हम देर नहीं कर सकते। साथ ही क्या तुमने उपहारों के बारे में सोचा है? अवनी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। अवनी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आप आराम कर सकते हैं। हम बाकी बातों पर 2 घंटे बाद चर्चा करेंगे। जैसा आपका आदेश। ईशान ने भले ही देखा कि आज की छुट्टी थोड़ी जल्दी और सामान्य से ज्यादा लंबी थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। ईशान के जाते ही
अवनी का गंभीर चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना गाउन उठाया और फिर अपनी उंगली अपनी योनि में डालकर खुद को आनंदित करना शुरू कर दिया। हाँ, क्या हो रहा है? यह गुदगुदी वाली भावना क्या है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि उसे हस्तमैथुन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी है। अचानक एक चेहरा जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, एक बार फिर से दिखाई दिया। फिर वह शांत हुई, अपना गाउन ठीक किया और अपनी नौकरानी को बुलाया। अविनाश को बुलाओ। नौकरानी ने जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद एक अलौकिक चेहरे वाला लड़का कार्यालय में आया और धीमी आवाज में अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून मैम। अवनी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बगल की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब अविनाश, क्या तुम्हें याद है कि मैंने आज सुबह तुम्हारी कैसे मदद की थी? नक्स का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। बेशक, तुम मुझे कुछ भी करने का आदेश दे सकते हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अवनी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही अविनाश उठ खड़ा हुआ और उसने जल्दी से जवाब दिया। अवनी ने उसे इस तरह देखकर हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब मुझे यहाँ छो। क्या क्या? अविनाश वहीं खड़ा रहा, अवाक। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सीधी बात कर रही थी। क्या? तुमने नहीं कहा था कि तुम जो भी कहोगी तुम वही करोगी? क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? नहीं नहीं, मैं करूंगा। अविनाश का चेहरा लाल हो गया और फिर और भी लाल हो गया, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने लाल रंग के गाउन को देखा। गल्प। उसने अंदर ही अंदर गप्प मारी, अवनी वाकई बहुत खूबसूरत है। फिर उसने गाउन के निचले हिस्से को पकड़कर ऊपर खींचा, जिससे उसकी पतली लंबी टांगें दिखाई देने लगीं। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, ऐसा लग सकता है कि वह शर्मिंदा था, लेकिन अविनाश बस उसके जैसी खूबसूरत महिला के कपड़े उतारने के एहसास का आनंद ले रहा था और उसकी सराहना कर रहा था। उसे लगा जैसे वह एक सपना जी रहा है, एक सपना जिससे वह कभी नहीं जागना चाहेगा। दूसरी ओर उसकी हरकतें जितनी धीमी होती गईं, अवनी को उतना ही अधिक अंदाजा होता गया कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। झुनझुनी की अनुभूति जिसे उसने मुश्किल से दबाया था, फूट पड़ी, इस बार पिछली बार से ज्यादा शक्तिशाली। जल्द ही अविनाश का हाथ उसकी छोटी बहन तक पहुंच गया, इससे पहले कि वह उसकी ओर देखता। उसने सिर हिलाया, उसे जारी रखने का संकेत दिया। अविनाश उसे इस तरह भागते हुए देखकर मुस्कुराया। वह उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह इस तरह से खेलने की स्थिति में नहीं है। उसे सावधान रहने और एक आज्ञाकारी लड़के की तरह व्यवहार करने की जरूरत है। समय उसके पक्ष में था, उसे बस थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत है और फिर वह कर पाएगा जो वह करना चाहता है। बिना किसी देरी के अविनाश ने सीधे उसकी काली पैं को एक तरफ खिसका दिया, जिससे उसकी खूबसूरत गुलाबी दिखाई देने लगी, जिसके चारों ओर थोड़े या बिल्कुल भी बाल नहीं थे, और एक स्पष्ट रास्ता देखकर उसने तुरंत अपनी बीच की उंगली की नोक उसकी नहर में डाल दी। अनहर। अपनी मनचाही प्रतिक्रिया पाकर अविनाश ने आगे बढ़ने से पहले मन ही मन मुस्कुराया। अनहर। अवनी के शरीर पर खुशी के झटके महसूस हुए। किसी तरह खुशी तब की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जब उसने खुद ऐसा किया था। पकड़ने के लिए कुछ न पाकर उसने सीधे अविनाश के सिर को पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने मोटेस्ट में धकेल दिया। अविनाश ने देखा कि वह सामान्य से बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। फिर उसने अपनी तर्जनी को अंदर डालते हुए मुस्कुराया। अनहर। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह उसे अपनी क्लीवेज में और अंदर धकेलती गई,
उसके पैर भी उसके चारों ओर क्रॉस हो गए, मानो उसे डर हो कि वह चला जाएगा। हालांकि यह स्थिति थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन उसके शरीर की कोमलता ने इसे सबसे आरामदायक स्थितियों में से एक बना दिया। अपनी 2 उंगलियों से उसने बिना आराम किए उसके गीले, मुलायम अंदरूनी हिस्सों को छेड़ा। उसकी कराहें उसके कानों में आशीर्वाद संगीत की तरह लग रही थीं। अनह अनह अनह। जितनी ज्यादा वह कराहती, उतनी ही तेजी से वह अपनी उंगली चलाता, और जैसे ही उसकी कराह कम होती, वह अपनी गति कम कर देता, जिससे वह और जोर से कराहने लगती। अनह अनह अनह। इस पैटर्न को देखते हुए विस्काउंट पूरी ताकत से कराहता रहा, जबकि उसने अविनाश के चारों ओर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली, मानो वह उसके शरीर को अपने शरीर में मिलाने की कोशिश कर रही हो। जल्द ही अविनाश ने महसूस किया कि उसके अंदरूनी अंग अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे, और उसे पता था कि वह सहने वाली है। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। उसकी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो गईं। अनह 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 अनह। अवनी का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था, इससे पहले कि वह अपना शरीर झुकाए और उसका रस बिना रुके बाहर निकल आए। अविनाश का पूरा हाथ उसके रस से लथपथ था। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। वह खड़ा हुआ और सवाल किया, मैम, क्या मेरा प्रदर्शन संतोषजनक था? वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। दूसरी ओर अवनी भारी सांस ले रहा था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी आंखें उसकी ओर उठाए और जवाब दिया, हाँ, संतोषजनक। यह हाँ था जैसे कि आपने हाँ ऐसा अनगिनत बार किया हो। यह सुनकर अविनाश ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने बस सोचा कि मैं जल्द ही ऐसा कुछ करूंगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। उसका आखिरी वाक्य लगभग सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने शर्म से अपनी आवाज कम कर ली थी। अवनी ने यह सुनकर ठहाका लगाया, लेकिन फिर वह अविनाश द्वारा की गई अप्रत्याशित हरकत से हैरान रह गई। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपनी जांघ थपथपाने से पहले टमाटर की तरह लाल चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने यह भी पढ़ा है कि महिला के संभोग के बाद अगर वह पुरुष की गोद में बैठती है तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, एक पुरुष हो। अवनी ने हल्के से ठहाका लगाया क्योंकि उसने उसे लाल चेहरे के साथ वहां बैठे देखा, लेकिन फिर वह खड़ी हो गई और उसकी गोद में बैठने से पहले उसकी ओर चली गई। पुस्तक में जो कहा गया है वह वास्तव में सच है। यह पहले से बेहतर महसूस होता है। यह कहते हुए अवनी ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अविनाश की छाती पर अपनी पीठ टिका दी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसकी पतली कमर पर घुमाई और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। शायद एक और दिन और वह मेरी हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। अवनी ने यह नहीं देखा कि वह कैसे एक ऐसी महिला से बदल गई जो हमेशा स्थिति को नियंत्रित करती थी, एक ऐसी महिला में जो थकी हुई और हिलने में असमर्थ थी। और यह पूरा परिवर्तन कितना डरावना था। बेशक भले ही वह यह नोटिस करे, लेकिन वह इस बात की परवाह नहीं करेगी क्योंकि अभी वह बहुत थकी हुई थी और अविनाश के आलिंगन का आनंद लेने में व्यस्त थी। अविनाश भी उसके स्तनों को दबाना चाहता था, लेकिन वह अपनी सीमा जानता था। वह थोड़ा और इंतजार करेगा। अवनी फेल्बर्टा का दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसे अभी नम्रता से पेश आने की जरूरत है और बस उसके चेहरे पर शर्म आनी चाहिए। अविनाश और अवनी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे, लेकिन अविनाश जानता था कि वे लंबे समय तक ऐसे ही नहीं रह सकते और शर्म से बुदबुदाया, मैम, मुझे लगता है कि आपका ब्रेक खत्म होने वाला है, आपको अब उठ जाना चाहिए। मम्मा, कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, हमारे पास अभी 1 घंटा है।
लेकिन हमें इस जगह को साफ भी करना है। और बिना कुछ कहे अविनाश ने उसकी पैंटी और फिर उसका गाउन ठीक करना शुरू कर दिया। वह उसे और ज्यादा अपने ऊपर निर्भर बनाने का यह मौका किसी भी तरह से नहीं जाने देने वाला था। तुम अपना काम ऐसे नहीं कर सकती है न, उसने बुदबुदाया। अवनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने उसके कपड़े ठीक करने का इंतजार किया, फिर उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और आलस से खड़ी हो गई। तुम सही कह रही हो, मुझे बाथरूम जाने दो। तुम एक नौकरानी से इस जगह को साफ करने के लिए कहो। ठीक है। अविनाश ने सिर हिलाया। इस बार हालांकि उसका चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था जहां उसकी हरकतें धीमी और अकड़न भरी थीं। यह दर्शाता था कि वह सभी बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहा है। यह पूरी स्थिति पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने का उसका तरीका भी था। कुछ भी ध्यान न देते हुए अवनी चला गया और फिर अविनाश ने नौकरानी को बुलाया और सब कुछ साफ करवा दिया। 15 मिनट बाद अवनी वापस लौटी। उसने पहले से ही अपना मेकअप ठीक कर लिया था। उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की आभा देते हुए देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह वही महिला थी जो अविनाश की गोद में शक्तिहीन होकर बैठी थी। मेरे काम पर लौटने में अभी भी लगभग 40 मिनट बाकी हैं, तब तक हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। तुमने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं खाया है, मैम। इसलिए आपको पहले इसे खा लेना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ अल्टीमेट हारम सिस्टम और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।